नमस्कार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आज हम आपके इतिहास विषय के अंतर्गत जो विषय लेकर आए हैं शीर्षक प्राचीन इतिहास के स्रोत, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जो हमारा इतिहास है उसका निर्माण किन किन स्रोतों के माध्यम से होता है, इतिहास के विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है, आदि बातों की हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्राचीन इतिहास, तो इतिहास की जहाँ तक हम बात करते हैं कि इतिहास क्या है, तो इतिहास के लिए एक बड़ा ही सामान्य सा कहा जाता है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। जैसा कि देखिए लिखा भी है, इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई, भूतकाल यानी पास्ट में जो बीत चुका है। तो उन घटनाओं जो हुई हैं उनका एक विवरण होता है, एक सीक्वेंस में होता है कि कब घटना कौन सी घटी, इसके पीछे क्या कारण थे, कौन सा काल था, फिर कैसा काल है। इन सारी चीज़ों को हम जो है एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। लेकिन इन सीक्वेंस और इन घटनाक्रमों को हम किनकी मदद से निर्धारण करते हैं, कैसा इनका चयन करते हैं, इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। चीज़ कौन कौन सी हैं? वो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जिनको हम प्रमाणित करते चले जाते हैं और उनके माध्यम से हमारे इतिहास का निर्माण होता है। तो ये तथ्य और जो फैक्ट हैं ये हमको जो है विभिन्न तरह से मिलते हैं, और जिन चीज़ों से मिलते हैं, जिन जगहों से मिलते हैं, उन्हीं को हम इतिहास के स्रोत कह देते हैं। जैसे ये आप देखें लाइन लिखा है कि मुख्यतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण को इतिहास कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं और इन्हीं विभिन्न रूपों को ही हम जो है स्रोत कह देते हैं। जहाँ तक स्रोत यानी सोर्सों की बात होती है तो वहाँ पर देखा जाता है कि मेनली रूप से सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स होता है वो अपने मूल रूप में होता है, और जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो उसका ट्रांसफ़र होता है, प्रकाशन होता है, पत्र पत्रिकाओं आदि चीज़ों में हम उसको पढ़ते हैं। तो जो है प्राइमरी सोर्सेज के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इतिहास में प्राचीन इतिहास जानने के तीन मुख्य स्रोतों की बात हुई है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, ठीक, सेकेंड साहित्यिक लिटरेचर और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो हम फर्स्ट सोर्स लेते हैं पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत से यहाँ पर क्या मतलब है? तो पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो हमको ज़मीन के अंदर उत्खनित, जब हम उत्खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उससे हमको ज़मीन में गड़े हुए कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे पुराने बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, या औजार हैं, या सिक्के हैं, अभिलेख हैं, इस तरह की चीज़ें जो पुरानी मिलती हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत बोल देते हैं। और जिन स्थानों पर खुदाई होती है उसे हम पुरातात्विक स्थल बोलते हैं, और जो इनकी खुदाई करते हैं उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो पुरातात्विक स्रोतों में किन किन चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है? यहाँ पर अभिलेखों को शामिल किया गया है, सिक्के हैं, मुद्राएं यानी क्वाइंस हैं, मूर्तियाँ हैं, स्मारक हैं, चित्रकला अवशेष आदि चीज़ों को यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत दिखाया गया है। तो जो हम इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेखों में। अभिलेख जो होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने मूल रूप में होते हैं। ये अभिलेख आपको पत्थर की शिलाओं में, पिलर्स में, किसी बिल्डिंग्स में कहीं पर भी लिखे मिल सकते हैं। ज़मीन में जैसे ताम्रपत्र सुने होंगे वहाँ पर भी ऐसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभिलेखों के बारे में बताया गया है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और ये अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं यानी जो पत्थर की जो शिलाएँ हैं, चट्टानें हैं, स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, ताम्र पर दीवार हैं, और प्रतिमाओं यानी मूर्तियों में भी, जैसे हम किसी पुराने किले में जाते हैं वहाँ पर हम मूर्तियाँ देखते हैं, किले देखते हैं, उनकी दीवारों पर कुछ किसी भाषा में कुछ लिखा होता है, डिटेल्स दिया होता है, तो वो चीज़ जो होती है वो फैक्ट होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। जैसे कि भारत में जब पुरातत्व अभिलेखों की बात होती है तो उसमें ये आता है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो मध्य एशिया के बोगसकुई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व के
लगभग एक अभिलेख पाया गया जिस पर इंद्र, मित्र, वरुण और नारसत्य जैसे दैविक जो वैदिक देवता थे उनके नामों के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद जो सबसे अधिक मात्रा में अभिलेख हमको मिले हैं वो अशोक के मिले हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। लघु शिलालेख, बृहत शिलालेख, स्तंभ शिलालेख उसमें मिले हैं। उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक जैसी लिपियों में उसमें कुछ चीज़ें खुदी हुई हैं जिनके माध्यम से हम उस समय की घटनाओं के बारे में अध्ययन मतलब एक फैक्ट पाते हैं। जैसे अशोक थे, उन्होंने विभिन्न अभिलेखों में, शिलालेख में, पिलर्स में, लघु शिलालेख में, इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने जो आदेश थे, शासन के आदेश थे, समय समय पर उन्होंने जो आदेश अपने पारित करे जन कल्याण के लिए, राजाज्ञा थी, जो भी चीज़ें थी उनको उन्होंने उन अभिलेखों के माध्यम से उनको स्थापित कराया था। आज जब वो चीज़ हमको मिलती हैं तो उनके माध्यम से हम मौर्य काल की जो प्रशासनिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं और साथ ही साथ उसमें राजाओं का उल्लेख होता है कि उस समय कौन सा शासक था, किसने ये सब कराया, तिथि क्रम का निर्धारण, इन सारी चीज़ों में बड़ी ही मदद मिलती है। जैसे कि अभी एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये अभिलेख हैं थोड़ा सा इनमें ये अशोक के ही अभिलेख हैं। इनमें लिपियों में जो खुदा हुआ है, जैसे कि कंपटीशनों में भी प्रश्न आते हैं कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो मास्की है, गुर्जरा है, उदयगोलम है, जहाँ इन स्थानों से जो अभिलेख मिले उसमें अशोक का नाम मिलता है। जैसे बुंदेलखंड में मौर्यों के स्थितियाँ मतलब मौर्यों की जो है उपस्थिति कि मौर्य बुंदेलखंड में मौर्यों का प्रभाव था, किस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर गुर्जरा नामक स्थान है जो दतिया के पास, वहाँ से जो अभिलेख मिला है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो मौर्यों का एक विवरण मिलता है। तो इस तरह अभिलेखों से हमको जो है एक प्रमाणिक जानकारियाँ मिलती हैं जो कि प्राचीन इतिहास के निर्माण में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा स्रोत है, जैसे प्रमुख अभिलेख हैं हमारे जो इतिहास में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, जिनका स्थान है हाथी गुम्फा शिलालेख है जो कलिंग राजा खारवेल का था। उन्होंने खारवेल के शासनकाल में घटनाओं का विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन की विजय व्यक्तित्व, इस तरह की ये नासिक अभिलेख है गौतम बलश्री का सातकर्णी सफलताओं स्तंभ, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त जो कि बड़े फेमस शासक हुए जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, उनके विषय में हमको समुद्र विजयों और नीतियों का विवरण मिलता है। मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, राजा हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख है जो प्रतिहार नरेश भोज गुर्जर प्रतिहार शासकों की, इस तरह के तमाम ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें इतिहास निर्माण में बड़ी मदद मिलती है और इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं वो बिल्कुल फैक्ट होती हैं, मूल रूप में होती हैं। आगे जो हमारा आर्कियोलॉजिकल जो स्रोत है सिक्के, कॉइन्स, सिक्के भी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इतिहास के निर्माण में। जैसे हम देखते हैं कि कभी कहीं ज़मीन खुदाई होती है, आए दिन हम न्यूज़पेपरों में समाचारों पढ़ते हैं कि यहाँ से मुग़ल कालीन सिक्के पाए गए, यहाँ से चंदेल कालीन सिक्के पाए गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्का हमको मिलता है लेकिन वो उसमें कुछ ऐसा विवरण नहीं दिया होता है, लेकिन वो भी हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है जिसकी मदद से हम उसके जानने का प्रयास करते हैं कि ये सिक्का किस शासनकाल का है। तो सबसे पहले तो हम ये सिक्के में देखते हैं कि सिक्का किस धातु का है, तांबे का है, चांदी का है, सोने का है। अगर सोने का है तो ये माना जाता है कि जिस काल का भी होगा वो समृद्ध होगा क्योंकि सोने के सिक्के हैं उसमें चल रहे हैं। तांबे का सिक्का है मिल रहा है तो ये माना जाता है कि काल कोई साधारण सा काल रहा होगा क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन तांबे की सिक्के जैसी उसकी। वो भी देखते हैं कि ऐसे सिमिलरिटी के ऐसे सिक्के कहीं और भी पाए गए हैं, उससे उसका सीमा निर्धारण होता है कि कितने अधिक पाए गए हैं। उसकी शुद्धता मार्किंग देखी जाती है कि कितनी है, उसमें अन्य धातुओं का मिश्रण कितना है। फिर उसकी कार्बन डेटिंग के हिसाब से निकालते हैं उसका टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड के हिसाब से उसका काल निर्धारण हम करते हैं। इस तरह सिक्के के एक साधारण से सिक्के के माध्यम से भी हम उस तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि ये किस समय का सिक्का है। तो सिक्का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए सिक्के के बारे में क्या कहा गया है कि पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, शीशा के धातु से बनते थे। पकाई मिट्टी से बने सिक्कों में सांची ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश
साचे कुषाण काल के सिक्के हैं, कि बाद में कुछ राजा देवताओं के सिक्के बनने लगे। सबसे भारत के जो प्राचीन सिक्के कहे जाते हैं, जो आप फिर पिक्चर देख रहे हैं, ये आहत सिक्के कहे जाते हैं। आहत सिक्के से तात्पर्य ये था कि जो सबसे प्राचीन सिक्के थे उनकी जो निर्माण पद्धति थी उनको ढाल करके उन पे मोहर लगाई जाती थी। पंचमार्क सिक्के भी इनको बोले जाते हैं। ये चांदी के रहते थे, इनमें किसी प्रकार का लिखित विवरण नहीं देखने को मिलता है। इन पर जो है विभिन्न प्रकार की चिन्ह मिलते हैं, जैसे मछली के चिन्ह है, धनुष बाण है, फूल है, पत्ती है, प्राकृतिक ऐसे चीज़ों के चिन्ह मिलते हैं। तो ये आहत सिक्के कहलाए जाते थे। बाद के कालों में आप देखें तो शुद्ध सोने के सिक्के, कुषाण का इंडो ग्रीक जो कुषाण शासक थे, इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। गुप्त काल में भी सोने के सिक्के चलाए गए। इस तरह से इन सिक्कों के माध्यम से उस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये सिक्के कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए। कि ऐसा तो नहीं जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में कि जो हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो जो में फारस की मुद्रा भी मिली, ठीक है, और उनसे ये पता चलता था कि इनका व्यापारिक संबंध था, विदेशी व्यापार मजबूत था। इस तरह जब हम विभिन्न क्षेत्रों के सिक्के कलेक्शन करते हैं, जब ऐतिहासिक पुरातात्विक सामग्रियों में कहीं पर जब भी खुदाई होती है तो उनका बड़े ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद फिर उनमें जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि ये जिस काल के भी सिक्के रहे हैं उनका व्यापार कैसा था, जन सामान्य लेन देन में इन सिक्कों किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करता था, सिक्कों की जो कंडीशन है उसमें जो मुद्रा विभिन्न धातुओं का मिश्रण है कि प्योर है, इन सब चीज़ों से उसकी जो सामाजिक आर्थिक सारी स्थितियों का आकलन हो जाता था। तो सिक्के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जो नेक्स्ट है मूर्तियाँ। मूर्तियों में भी जो है हमारे आर्कियोलॉजिकल जो भी सोर्स हैं उनमें मूर्तियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मूर्तियों के विषय में जब कहा जाता है कि प्राचीन भारत में कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। कुषाण गुप्तोत्तर काल की निर्मित मूर्तियां धार्मिक भावनाओं की प्रतीक थीं। मूर्तियों की जो निर्माण शैली थी गंधार कला शैली पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगत हुआ, जबकि मथुरा कला शैली पर पूर्णतः स्वदेशी। मूर्तियों के निर्माण में भी जैसे आपने देखा गंधार कला शैली और मथुरा शैली। तो जब कुषाण काल में जो विदेशी प्रभाव यूनानी प्रभाव जो है मूर्ति कला के निर्माण पर पड़ा, तो इसको हम पिक्चरों के माध्यम समझते हैं। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, जब भी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं, किलों में, म्यूजियम में देखने जाते हैं, तो अक्सर हमको ऐसी जो मूर्ति देखने को मिलती है। तो देखिए जहाँ यूनानी कला का प्रभाव है तो उसमें ये कहा गया है कि गंधार कला शैली में जो भगवान महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है वो उसमें उनको उनके घुंघराले बाल दिखलाए गए हैं। एक पीछे से उनका आभा मंडल जो आप देख रहे हैं ये है, और इनको वस्त्र पहने दिखाया गया है। वस्त्रों में एक सिलवट है ना। ये यूनानी देवता अपोलो से जो है इनकी मूर्ति बनाई गई है, मतलब समता सिमिलरिटी करके बनाया गया है इनको। और इनका चेहरा आप देख रहे हैं सौंदर्य रूप में, ज़्यादा विशेष रूप से गंधार कला शैली में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये आप इनका जो साइज है देख रहे हैं, आंखें इनकी अर्ध खुली ध्यान मुद्रा में हैं, घुंघराले बाल हैं, कपड़ों में देखिए बिल्कुल सिल्वर पड़ी हुई है, स्पष्ट दिखाया जाता है, खड़ी हुई है। और वहीं पर जो मथुरा कला शैली है, ये मथुरा कला शैली की मूर्ति है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें जो इनके सर है सपाट है, कोई घुंघराले बाल वगैरह नहीं है, ना ही उसमें कोई आभा मंडल ऐसा है। साथ ही साथ इसमें इनको आध्यात्मिकता, इनके चेहरे से इसमें आध्यात्मिकता दिखेगी। वहीं पर इधर पर देखेंगे तो इनके चेहरे में एक सुंदरता जो है दिखती है। तो इस तरह के माइनर डिफरेंस होते हैं जब हम मूर्तियां हमारे सामने होती हैं, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं तो उनका अध्ययन करते हैं, और इन अध्ययनों के हिसाब से ये निर्धारण किया जाता है कि इन मूर्तियों की निर्माण शैली कैसी थी और किसके शासनकाल में कौन सी शैली जो है चलती थी, कितना इसमें देसी प्रभाव था, कितना इसमें विदेशी प्रभाव था। इस तरह से भी हम जो है इतिहास निर्माण में अपनी मदद पाते हैं इन सोर्सों के माध्यम से। आगे हम चलते हैं स्मारक और भवन। जब हम कोई भी इस भवन देखते हैं,
किला देखते हैं, मंदिर देखते हैं, उससे भी हमको जो है इतिहास की बहुत ही जो है बारीक जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि वो भी अपने मूल रूप में आज भी स्थापित हैं। तो जिसमें ये कहा गया है कि स्मारक एवं भवन वे प्राचीन साक्ष्य हैं जो वास्तुकला के विकास को दिग्दर्शित करते हुए अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को उद्घाटित करने में सक्षम है। मतलब अपने वास्तविक रूप में भी आज भी बने हुए हैं, और उनमें जैसे जैसे काल का परिवर्तन हुआ, एक के बाद एक शासक आए, उन्होंने अपनी जो है वास्तुकला जो उनके समय प्रचलित थी, पिछली जो वास्तुकला और बाद की वास्तुकला में परिवर्तन होता गया, उससे वो सारे परिवर्तन परिलक्षित होते चले जाते हैं, वो दिखते चले जाते हैं, और उनको देख करके हम उनका अध्ययन करके हम इस बात में निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये किस काल की बिल्डिंग हो सकती है ना। तो जैसे इसमें शैली की बात करते हैं तो उत्तर भारत के मंदिर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ के मंदिर में बेसर शैली। देखिए मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ अपने पास हैं भारत में, एक नागर है, द्रविड़ है, बेसर है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो मोस्टली नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली से तात्पर्य क्या है? नागर यानी नगर। ये मंदिर मुख्यतः नगरों में बनाए गए, इसलिए इसको नागर शैली कहा गया। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो देखिए उनके लिए ये बताया गया है कि जो नागर शैली के मंदिर हैं, एक चौकोर प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म में चारों तरफ से रास्ता ओपन होगा, खुला होगा, फिर इनकी जो ऊंचाई है पॉइंटेड बिल्कुल मीनार के रूप में जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, इसको विभिन्न उसमें बांटा गया है कि जो है ये उसके बनाए गए हैं। ये जंघा यानी कि जो है इनकी किनारे की जो मोटी दीवारें होती हैं उसको कहा गया है। ये सीधा जा रहा है, ये शिखर है, ठीक। इसके ऊपर ये बना हुआ है आमलक का स्थान होता है, ग्रीवा। ये ऊपर जो ध्वज है इसके पीछे गोलाई वाला चिन्ह है, इसे कलश बोलते हैं। ये छोटे वाले अर्धमंडप, इससे ऊपर फिर मंडप और फिर जो है महामंडप। और ये छोटी छोटी जो साथ में बनी हुई हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये छोटे छोटे तो उरुश्रंग बोलते हैं इनको। जैसे यहाँ पर साफ है, ये छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, ये उरुश्रंग है। लेकिन जो बड़ा में होगा हिस्सा वो बिल्कुल पॉइंटेड होगा, ऊंचाई। तो इस तरह के ये जो मंदिर कहलाता है, ये नागर शैली का मंदिर कहलाता है। ये आपका खजुराहो का कंडरिया महादेव का मंदिर है जो नागर शैली में बने हुए हैं। आगे अगर हम देखें द्रविड़ शैली, महाबलीपुरम का मंदिर है ये द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें मोस्टली जो है वो दीवारों से बड़े मैदान में होंगे, एक से अधिक संख्या में मंदिर हो सकते हैं और दीवारों से घिरे होते हैं, और उनके अंदर जलाशय जरूर बना होगा, कोई ना कोई एक जलाशय बना होगा, कुंड बना होगा। उसके बाद ये जो इस तरह की डिज़ाइन आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो है कलश कहें या गुम्मद कहें, उस तरह से बने हुए होते हैं, बहुत ही अलंकृत होते हैं, सजावट होते हैं, उनकी पिलर्स में मूर्तियां होती हैं। देखिए शेर वगैरह के जो है बैठे हुए हैं, इनको अगर आप और ज़्यादा जूम करेंगे तो देखेंगे इनमें छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो ये जो डिज़ाइन होती है ये दक्षिण भारत के में द्रविड़ शैली के जो जितने भी मंदिर बने दक्षिण भारत में वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए इसमें दिखाने का प्रयास किया गया तीनों शैलियों को एक साथ कि ये मंदिर की 3 शैलियों का भाग है कि ये है नागर शैली। एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होगा ज़मीन से, चबूतरा टाइप, उस चबूतरे पर ये जो है पूरी जो है संरचना स्थापित होगी। ये बेसर शैली है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में होगा, दीवारों से घिरे होंगे मंदिर, उसमें कई मंदिरों के समूह छोटे छोटे होंगे। और ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे मंदिर इसमें भी बने होंगे, मूर्तियां लगी होंगी, बहुत ही अलंकृत टाइप का मंदिर होगा। ये फ्रंट गेट होगा जिसे गोपुरम बोला जाता है। इसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो एक थोड़ा सा हिस्सा मैदान का होगा, इसी के बीच में ही जो है जलकुंड वगैरह बने रहते हैं। फिर अंदर गर्भगृह जो है कहलाता है, गर्भगृह का हिस्सा कहलाता है, जिसके अंदर मूर्ति स्थापित होती है और उसके ऊपर ये गुम्मद होते हैं। साथ में फिर अन्य मंदिर समूह भी देखने को मिलते हैं। बेसर शैली एक मिक्सचर है जिसमें नागर शैली के भी और द्रविड़ शैली दोनों के जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं कि इसकी जो संरचना होगी वो नागर शैली जैसी होगी, लेकिन इसकी जो साज सजावट होगी, बनावट होगी वो बेसर शैली के हिसाब से होगा। तो इस तरह से जो है जब बिल्डिंग्स हमारे सामने आती हैं
तो उनके निर्माण को, उनके वास्तुकला को देख करके हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस शैली के मंदिर हैं और किस काल में कौन सी शैलियाँ प्रचलन में थी, किन किन क्षेत्रों में कौन सी शैलियाँ चलती थीं। उससे हम इस बात की पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा लेते हैं और फिर उसका काल निर्धारण करते हैं। फिर हम इस बात पर पहुंच जाते हैं निष्कर्ष पर कि ये इस राजा के द्वारा बनवाया हुआ ये मंदिर है। इस तरह से मंदिरों की वास्तुकला शैली ने भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे का जो स्रोत है ये भी देखिए मंदिर है, द्रविड़ स्थापत्य शैली का मंदिर है ये। आगे हम चलते हैं चित्रकला। चित्रकला तो आप जानते हैं कि काफ़ी अपने भारत में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो हमको मूर्तियाँ जो चित्र मिले हैं उनमें बहुत सारे चित्र मिले हैं और उन चित्रों के माध्यम से भी हम जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये उस समय चित्रकारी कैसी थी। उन चित्रों में जो भावनात्मक जो इमोशंस दिखाए गए हैं मूर्तियों के वो भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए अवशेष। अवशेषों से तात्पर्य है कि मोहरें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में विशेष सहायता प्राप्त होती हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में उनके धार्मिक जीवन की झांकी मिलती है। तो जो मोहर मिलती है, मोहर भी एक प्रकार का सिक्का कहें, कॉइन्स कहें, उन पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, चित्र बने होते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की बात आती है तो उसमें एक पाशुपति शिव की मोहर बनी हुई है जिस पर वो एक व्यक्ति मतलब जो उसमें दिखाया गया संरचना ध्यान पर बैठे हुए हैं, उनके आसपास जानवर खड़े हुए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो मुद्रा में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो पाशुपति शिव की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिससे मालूम चलता है कि उस समय भी जो है शिव की पूजा होती थी। तो मुहरों से भी हमको उनके धार्मिक लौकिक जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अब साहित्यिक स्रोतों की जहाँ तक बात करते हैं, जो लिटरेचर्स हैं उसको भी हमने डिवाइड किया है धार्मिक और लौकिक साहित्य में। धार्मिक साहित्यों में जब हम बात करते हैं तो धार्मिक साहित्यों में देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मणेतर साहित्य है। और ब्राह्मण साहित्यों में जब आते हैं तो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के उपनिषद हैं, वेदांग सूत्र, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, पुराण आदि सारे चीज़ें आते हैं। अब वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे ये प्राचीन वेद हैं। इन वेदों से हमको विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक सारी जानकारियाँ मिलती हैं। वेदों में जो भी उस समय की वैदिक कालीन सभ्यता है, उस समय का वैदिक कालीन जीवन है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। विभिन्न शासकों की वंशावलियाँ भी मिलती हैं, स्तुति के तरीके भी मिलते हैं। जैसे यजुर्वेद है हमारा, इसमें यज्ञ आदि के बारे में बतलाया गया है कि यज्ञ आदि आहुतियाँ कैसे दी जाती थी, उससे मंत्रोच्चार होता था। इन सारी चीज़। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में हमको जो है तमाम प्रकार के जो है वनस्पतियों के बारे में पता चलता है। उनके जो मेडिकल साइंस है, जो है चिकित्सा शास्त्र, उससे संबंध में हमको जानकारियाँ मिलती हैं। जादू टोने आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ऋग्वेद है वो हमारा जो है प्राचीन वेद है, उसमें ऋचाएँ हैं, स्तुतियाँ हैं, तमाम चीज़ों की, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल और फैक्ट है, जिससे कि हम जो है इन पर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद संहिताओं में आप देखते हैं ब्रह्मकार्थ वेद में प्रथम दिया हुआ उपनिषद हैं। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठ करके, यानी गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद इसमें जो है वेदों के जो दार्शनिक चीज़ें थीं उनको उस पर जो है उनको प्रस्तुत किया गया है। ये ईस, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य और जैसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये गद्य रूप में लिखे गए हैं। इनसे भी हमको तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। शिक्षा का निर्माण वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु हुआ था। जो प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु हुआ था। कल्प में विधि एवं नियम का उल्लेख है। विधि यानी कि कानून कहें, और नियम वगैरह का उल्लेख है। व्याकरण के नामों धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग, समासों, संधि आदि के नियम हैं। निरुक्त भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्ठम, जगती, बृहति आदि छंद दिए गए हैं। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र का विकास है।
फिर उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो कुल संख्या 108 स्वीकार की जाती, परंतु प्रमाणिक 12 हैं, जैसे ईस, केन, कठ, पृष्ठ, मुंडक, मांडुक, ये सारी चीज़ें जो है हमको मिलती हैं। व्याकरण ग्रंथों में जो है वो कृत अष्टाध्यायी का जो रचना है पाणिनि द्वारा, जो 400 ईस्वी के लगभग माना जाता है। वैदिक साहित्य के पश्चात जो है हमारे रामायण है, महाभारत है, जो 2 महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, इनसे तत्कालीन सामाजिक स्थितियाँ, इनसे राजनीतिक स्थितियाँ, इनसे जो पास समकालीन जो शासक हैं, सामाजिक स्थिति, सारी जानकारियाँ इन साहित्यों के माध्यम से हमको देखने को मिलती है। पुराणों में देखें, जब 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ें जो हैं धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत आती हैं। फिर ब्राह्मणेतर साहित्य में अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्यों में अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन पिटक, पिटक माने क्या होता है, टोकरी, तो त्रिपिटक जिसमें जो है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आता है, त्रिपिटक हैं जिसमें अभिधम पिटक, विनय पिटक हैं। इनमें जो है उस समय के बौद्ध के सिद्धांत, बौद्धों की जो शिक्षा है, उनके नियम है, सिद्धांत है, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती है। जैन ग्रंथों को आगम बोलते हैं, ये 12 यानी 12 अंग कहलाते हैं। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के संबंध में नियमों की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत के बारे में पता चलता है। लौकिक साहित्य जो है, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें जीवन चरित्र महत्वपूर्ण है। इनमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में जो उल्लेखनीय है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कहलाता है। नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन वो क्या है, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। उसमें कौटिल्य तो एक महान व्यक्ति थे, सभी जानते हैं। उन्होंने किस प्रकार से नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से नंदवंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना कराई थी। तो उसमें सारी राजनीतिक चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का शासन कैसा होना चाहिए, राजा जो है कैसे सारी चीज़ें प्राप्त करता है, ये सारी चीज़ों का उल्लेख हम जो है अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। उसके मौर्य काल की उससे प्रामाणिक जानकारी मिलती है। फिर कल्हड़ की राज रतंगणी का उल्लेख है, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है, क्रमबद्ध इतिहास दिया। दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास हमें मिलती है संगम साहित्य के माध्यम से मिलता है। विदेशी यात्रियों में देखेंगे हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इनकी हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक की रचना है, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार हमारे मेगास्थनीस हैं जो यूनानी राजदूत थे, ये इनकी जो रचना है इंडिका, इंडिका से हमको मौर्यकालीन विषय के जो स्थितियां हैं राजनीतिक, सामाजिक, सारी चीज़ें इसमें इंडिका में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत था। इसने मौर्य युगीन सांस्कृतिक स्थितियों का अपने यात्रा विवरण में दिया। डायनेसिस जो थे वो मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत थे। तत्कालीन मौर्यों के शासक अशोक के काल का विवरण है यात्रा। फिर इसके बाद यूनानी भाषा से टालमी की जियोग्राफी, भारत के भौगोलिक राजनीतिक इतिहास का वर्णन आता है। इसी प्रकार एक अज्ञात लेखक की यूनानी भाषा में पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी है, जो 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य रचित है। बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। प्लिनी की जो नेचुरल हिस्टोरिका है। इसी प्रकार यात्री जो फाहियान आए, उन्होंने अपनी जो है अपनी किताब में, जो उनकी किताब को फोक्योंकी के नाम से जाना जाता है, उसमें भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दशा का विवरण दिया। ह्वेनसांग, जिन्हें यात्रा का राजकुमार बोलते हैं, उन्होंने अपनी यात्रा विवरण सियूकी नाम किताब लिखी। उसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति का एक दुर्लभ दस्तावेज कहा जाता है, जो बिल्कुल फैक्ट में देखने को मिलता है। इसी तरह अरबी जो यात्री हैं, अल-बरूनी, इसका सर्वाधिक उल्लेख है। 11वीं सदी महमूद गजनवी के साथ भारत आए। उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी बोलते हैं, राजपूतकालीन समाज धर्म का विस्तृत उल्लेख किया था। इन सारी जो साहित्यिक हैं, देसी हैं, विदेशी यात्री हैं, देशी ग्रंथ हैं, इन सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, अभी हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये पुराण, इनसे भी हमको उस समय की तत्कालीन स्थितियों के बारे में बिल्कुल फैक्चुअल जानकारियाँ मिलती हैं, जिसके माध्यम से हम इतिहास निर्माण करते हैं और किसी भी घटनाक्रम का एक निश्चित तिथि निर्धारण में भी हमें मदद मिलती है। तो इस तरह ये जो स्रोत हैं हमारे, ये स्रोत बहुत प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद हमारी
करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।